हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस भाई चौहान सर में। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 7th क्लास की एनसीईआरटी में ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एयर मतलब वायु। चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है वायु। अब इस चैप्टर में समझेंगे वायु के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो ध्यान रखना, हमारे चारों ओर जो है वायु की घनी चादर है, चारों ओर से हमें घेरे हुए है, इसी को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। जितने भी जीवित प्राणी हैं, सजीव हैं, जितने भी, वो सभी जीवित रहने के लिए किस पर निर्भर हैं? वायुमंडल पर निर्भर हैं। निर्भरता तो हमारी और चीजों पर भी है, लेकिन इसमें वायु की बात चल रही है तो हम वायुमंडल के बारे में ही समझेंगे। तो किस पर निर्भर है? वायुमंडल पर। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। जो सूर्य से आने वाला विकिरण है, जो हानिकारक विकिरण है, उससे हमारी मदद करता है, ये सुरक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं और रात के समय ठंड से जम भी सकते हैं। ध्यान रखना, अगर ये वायुमंडल ना हो तो दिन के समय इतनी गर्मी पड़ेगी कि हम जल जाएंगे, और रात के समय इतनी ठंड पड़ेगी कि हम जम जाएंगे। जल भी सकते हैं, जम भी सकते हैं हम। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। इस वायुमंडल ने पृथ्वी के तापमान को क्या रहने योग्य बनाया है। वायु का संगठन। संगठन का मतलब वायु किस किस चीज से मिलकर बनी है, उसके बारे में समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। कई सारी गैसें होती हैं वायु में, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दो ऐसी गैसें हैं जो बहुत अधिक मात्रा में होती हैं। इसमें दो गैसें ज़्यादा मात्रा में होती हैं। वायुमंडल का बहुत बड़ा भाग इन्हीं से बनता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और एवं हाइड्रोजन ये कम मात्रा में पाई जाती हैं। ये जितनी भी गैसों के नाम बताए हैं, ये सब कैसे कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी वायु में मौजूद होते हैं। वायु में क्या क्या होता है? धूल के कण भी मौजूद होते हैं। अब इस चित्र में देख सकते हैं हम, इस चित्र में देखिए, नाइट्रोजन जो है वो 78% है। 78% ये है हमारी नाइट्रोजन। जो ऑक्सीजन है वो 21% है। तो ये दोनों ही मिलकर 99% हो गए, 99%। 1% में आती हैं बाकी की गैसें, आर्गन है और सब अन्य गैसें जो हैं वो सब 1% में आती हैं। तो वायु की बहुत बड़ी मात्रा जो होती है किससे बनती है? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन पाई जाती है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है एवं जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं, क्योंकि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ही नहीं जाती, ऑक्सीजन के साथ साथ क्या नाइट्रोजन भी जाती है हमारी उसमें फेफड़ों में। और फिर जब हम ले लेते हैं उसको अंदर, उसके बाद में जब छोड़ते हैं बाहर को, जो CO2 छोड़ते हैं, उसके साथ साथ हम नाइट्रोजन को भी बाहर निकाल देते हैं जब हम एक्सहेल करते हैं। इनहेल करते समय वो अंदर चली जाती हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन यापन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पौधों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? ऑक्सीजन की। पौधे जो है वो सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते, वायु से सीधे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, सीधे ग्रहण नहीं करेंगे उसको। मृदा एवं पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं। जो जीवाणु हैं वायु से नाइट्रोजन को लेकर उसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें।
ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। ऑक्सीजन दूसरे नंबर की गैस है जो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। वायु से हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप मतलब हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। मतलब ये है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमने निकाली उतनी पौधों ने एब्जॉर्ब कर ली, ग्रहण कर ली, तो इसका बैलेंस बना रहता। अगर हम पेड़ पौधों को काट देते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण नहीं कर पाते और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ पर पृथ्वी पर बढ़ जाती है। इसके आगे कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। CO2 भी एक महत्वपूर्ण गैस है। किस काम में? हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे ये संतुलन बना रहता है, बैलेंस बना रहता है इस चीज़ का। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। अगर खनिज तेल वगैरह और कोयला को हम जलाते हैं तो CO2 की मात्रा बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। वायुमंडल की संरचना। अब वायुमंडल की संरचना और वायुमंडल की जो परतें हैं उसके बारे में हम जानेंगे कौन कौन सी परतें होती हैं। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। 5 परतें हैं, 5 लेयर्स हैं इसकी। कौन कौन सी? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और सबसे लास्ट में बहिर्मंडल, सबसे ऊंचाई पे जो होता है। अब इनको 1 बाय 1 समझेंगे हम। पहले है हमारा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल सबसे नीचे वाली परत है। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। लगभग पृथ्वी तल से हम देखते हैं 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल की परत होती है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, मौसम की जितनी भी घटनाएं लगभग सभी, जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण, इसी परत के अंदर होती हैं। क्या क्षोभ मंडल में ही ये घटना घटित होती हैं सारी की सारी। दूसरी जो लेयर है, दूसरी परत है, वो है हमारी समताप मंडल। दूसरी है हमारी समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है यह। मतलब ये है कि 13 किलोमीटर ये, और उससे 37 किलोमीटर और ऊपर देखा जाए तो वहां तक कहाँ ये समताप मंडल फैला हुआ है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता। बादल और मौसम संबंधी घटनाएं इस लेयर में घटित नहीं होती हैं। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। हवाई जहाज उड़ाने के लिए यहाँ की परिस्थितियाँ अच्छी होती हैं। हवाई जहाज यहाँ पर आसानी से उड़ा सकते हैं हम। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। जो ओजोन गैस है उसकी परत होती है इसमें, लेयर। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। जो हानिकारक विकिरण है जो सूर्य से हमारी पृथ्वी पर आता है उसको रोक देती हैं ये रोक देती कौन? ओजोन लेयर। ओजोन की जो परत है यहाँ पर होती कहाँ है? समताप मंडल में। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के लिए कि पूछ सकते हैं कौन सी लेयर में, कौन सी परत में होती है ये, तो ध्यान रखना समताप मंडल में होती है ओजोन की लेयर। अगला है हमारा मध्य मंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, समताप मंडल के जस्ट ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। मतलब यह है समताप मंडल से और 30 किलोमीटर ऊपर चले जाएं अगर हम, क्योंकि समताप मंडल का लास्ट कहाँ होता है? 50 किलोमीटर पर। उससे 30 और ऊपर चले जाएं तो 80 किलोमीटर तक फैला है ये मध्य मंडल।
अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। जो उल्का पिंड आते हैं, जो अंतरिक्ष से आते हैं हमारी पृथ्वी की तरफ, वो इस वाले मंडल में, इस वाली लेयर में, मध्य मंडल वाली लेयर में, इसमें आने पर वो जल जाते हैं। अगर ना जलें तो पृथ्वी पर बहुत हानि पहुंचा सकते हैं हम लोगों को। अगला है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। टेम्परेचर मतलब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाएगा। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। इस परत का एक भाग आयन मंडल भी है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला, 80 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। रेडियो संचार के लिए इसका उपयोग, इस परत का उपयोग होता है। रेडियो संचार जो होता है तो उसके लिए इसका उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। अगर परावर्तन ना हो तो हम तक वो तरंगे वापस नहीं आएंगे, वेव्स। तो वेव्स जो हैं इस परत में जाके इसमें टकरा के तुरंत पृथ्वी पर परावर्तित होकर पृथ्वी पर हम तक पहुंचती हैं ये। अगला है बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायुमंडल की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं, यहीं से तैरती हैं अंतरिक्ष में। मौसम एवं जलवायु। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। हम इमेजिन करते रहते हैं कि आज बारिश तो नहीं होगी, आज कोहरा तो नहीं होगा, आज पाला तो नहीं होगा। इस तरह से हम इमेजिन करते हैं कभी कभी। तो कहाँ वनडे मैच में भी करते हैं कि हाँ वनडे मैच होगा या नहीं होगा, इस तरह से। तो यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर हैं, हमारा जो ब्रेन है उसका एक स्पीकर है, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है, डे बाय डे की स्थिति। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। आर्द्र होना चाहिए, ह्यूमिड, और गर्म मौसम होना चाहिए, तो वो क्या किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। लंबे समय में, दीर्घकाल का मतलब लंबे समय में वहाँ की जलवायु बताता है। क्या अब आप समझ गए कि मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते रहते हैं? तापमान, टेम्परेचर। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। मतलब ताप और शीतलता का जो परिमाण है, मेजरमेंट, तो उसको हम बोलते हैं, मतलब मेजरमेंट ऑफ हॉट एंड कोल्ड इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है, हॉट और कोल्ड का जो मेजरमेंट है वो होता है टेम्परेचर। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। शीत ऋतु में ठंड पड़ती है और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी पड़ती है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, वो ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आतपन कहलाती है। आतपन सूर्यतप या सूर्यतप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। जो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर जो है, वहाँ से ध्रुवों की तरफ हम बढ़ते हैं तो ये मात्रा घटती जाती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। तापमान भी उसी हिसाब से घटता चला जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं, क्योंकि
इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जैसे 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 हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं तो टेम्परेचर डाउन होता चला जाता है और ध्रुवों पे जाकर बहुत ही कम हो जाता है टेम्परेचर, 0 के भी नीचे आ जाता है। तो इसलिए वहाँ वो ध्रुव जो हैं बर्फ से ढके हुए हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें उग नहीं सकेंगी। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ भाड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, गर्म वायु को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। अब आता है एयर का प्रेशर, वायु दाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। मतलब यह है कि जब वायु हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही है तो हमें अनुभव क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर हमारे ऐसा है कि ये वायु जो हमारे शरीर पर चारों तरफ से हर दिशा से लगाती है, बल दाब लगाती है। क्योंकि अगर हर दिशा से ना लगाए वायु तो अगर लेफ्ट से लगाए तो हम राइट को गिर जाएंगे, राइट से लगाए तो लेफ्ट को गिर जाएंगे, बैक से लगाए तो फॉरवर्ड को गिर जाएंगे, आगे को। तो इस तरह से, लेकिन ये लगाती है सभी दिशाओं से और हमारा शरीर भी विपरीत दिशा में लगाता है दाब। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायु के भार द्वारा जो दाब लगाया गया वो होता है हमारा वायु दाब। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। जो प्रेशर है एयर का, वो जब वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। वायुदाब जो समुद्र स्तर पर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। वायु का जो ताप है, टेम्परेचर, वो इस पर इफेक्ट डालता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। क्या होता है कि जो वायु गर्म होती है, गर्म होने पर ये हो जाती है हल्की, हल्की होने पर ये ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठ जाती है तो ये निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। एयर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा यहाँ पर। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। जहाँ टेम्परेचर कम है वहाँ की वायु ठंडी होगी। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है, क्योंकि गर्म वायु कैसी होती है, हल्की। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। अगर एयर का प्रेशर ज़्यादा है तो आकाश स्वच्छ होगा और साफ होगा, स्पष्ट भी होगा। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। अब आती है बात पवन की। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को क्या बोलते हैं हम, पवन। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब पवन काम करती है तो हम उसे देख सकते हैं। जब ये सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती एवं तूफान के साथ पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल एवं धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना बहुत कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। इसके आगे अब पवन का वर्गीकरण। पवन कितने प्रकार की होती है? पहली होती है स्थायी पवनें। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। कौन सी? स्थायी पवनें। मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें।
स्थायी पवनें, तीसरा स्थायी, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्र समीर, स्थल समीर और समुद्र समीर जो होते हैं। क्या आपको पता है भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन, इसको क्या बोलते हैं हम? लू, इसको लू बोला जाता है। तो अब इसके बाद ये चित्र भी दे रखा है, कौन सा, ये पछुआ पवन है, कौन सी, ये वाली, ये पछुआ पवन हो गई, ध्रुवीय पूर्वी पवन है, ये वाली इधर को जो बह रही है। इस तरह से इस चित्र में भी आप देखकर समझ सकते हैं आसानी से। अब इसके बाद में आर्द्रता, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जल वाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? आर्द्रता। जब मतलब आर्द्रता बोलते हैं ह्यूमिडिटी। जब मतलब जल वाष्प की जो मात्रा है, वायु में जल वाष्प की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, एयर हमारी उतनी ज़्यादा ह्यूमिड होगी, उतनी ही आर्द्र वायु होगी। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं, ह्यूमिड डे। जैसे जैसे वायु गर्म होती है, इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। हवा अगर गर्म है, जल वाष्प को ये ग्रहण करेगी ज़्यादा, और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है। आर्द्र दिन में कपड़े देर में सूखते हैं एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं, अच्छा फील नहीं करते। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। बादल इन्हीं बूंदों का ही एक समूह होता है, इन्हीं बूंदों का जो एक ग्रुप है वो होता है बादल। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सकें, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। ऊपर जो आकाश में सफेद रास्ता बन जाता है जेट हवाई जहाज के पीछे। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल का मतलब भूमि का जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा का जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं नीचे वाले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। और क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, एक तो संवहनी वर्षा, एक पर्वतीय वर्षा और एक चक्रवाती वर्षा। पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अधिक वर्षा होती है तो बाढ़ भी आ जाती है। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। धन्यवाद।